हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, इससे पहले आपने कई टॉपिक पढ़ लिए, जैसे चैप्टर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र का। उससे पहले हमने स्टार्ट किए थे विद्युत स्थिति की, पढ़ लिया आप लोगों ने। आवेश पढ़ा, आवेश क्या है। अब मैं पुनः आप डिस्कस करता हूँ उस पर। आवेश क्या है। देखो, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हम बचपन में खेल खेलते थे कि बालों के अंदर पेन को रगड़ते थे, और पेन को रगड़ने के बाद बाल फिर किसी और धूल के कण या फिर कागज के छोटे टुकड़े या फिर पेन के वापस अटक होने लगते थे। यानी कि जो मटेरियल है, जैसा पहला व्यवहार करता था उसके जैसा नहीं कर रहा, अब विशेष व्यवहार कर रहा है। यानी कि उसके अंदर क्या तो आकर्षण आ रहा है, क्या प्रतिकर्षण आ रहा है। ठीक है, तो वो अलग तरीके से व्यवहार, यानी कि पदार्थ के अंदर एक विशेष गुण आ जाता है। यानी कि आपस में रगड़ के कारण पदार्थ के अंदर जो विशेष गुण को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब ये आवेश आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ हल्का सा। इस पे टॉपिक चालू अपना दूसरा करेंगे, अध्यारोपण वाला। लेकिन आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश। और एक होता है ऋणावेश। ठीक है, और ये दोनों ये जो नाम दिए, यानी कि दो टाइप जिसने बताए, वो जो उसका नाम था, साइंटिस्ट कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने बताया? आवेश सिर्फ दो प्रकार के, तीसरे प्रकार का जो आवेश है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, अब ये धनावेश और जो ऋणावेश है वो क्या होता है। देखिए, वो हर दो सभी जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है? पदार्थ की सबसे जो छोटी इकाई है वो परमाणु होती है। और परमाणु के अंदर आपने जैसे पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर कि ये जो परमाणु का नाभिक होता है, ये क्या होता है? नाभिक। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इधर इधर होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। और इधर होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और यहां होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। वो क्यों लगाता है? क्योंकि प्रोटॉन के अंदर धनावेश होता है, यहाँ पे क्या होता है? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो यहाँ पे समान जो आवेश है, समान आवेश क्या होंगे? प्रतिकर्षित, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। और विपरीत जो आवेश है वो एक दूसरे के आकर्षित होते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन में आवेश होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है क्या? ऋणावेश। और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन कैसा रहता है? उदासीन रहता है। न्यूट्रॉन कैसा रहता है? उदासीन होता है। तो अब ये चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि प्लस और माइनस का है अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण के कारण यहाँ पे चक्कर लगाता है। किस लिए लगाता है? आकर्षण के कारण लगाता है। अब यानी कि पदार्थ में जो आवेशित कण है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहे। अगर किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन चले जाएं, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई पदार्थ त्यागता है तो उसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कमी आ जाएगी। सामान्यतः किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो बराबर की होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो प्रोटॉन रह गया उसमें, यानी कि धनावेश ज्यादा हो गया। प्रोटॉन अधिक होने से धनावेशित बन गया वो। इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या हो जाएगा? ऋणावेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई पदार्थ त्यागता है तो क्या हो जाता है? वो पदार्थ ऋणावेशित। क्या हो जाता है? सॉरी, धनावेशित। क्यों? प्लस आ गया। और ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा चार्ज कैसा बन गया? माइनस का। तो उसमें क्या आ जाता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके थे कि आवेशित करने की विधि आप पढ़ चुके थे। आवेश करने की जो विधि है वो भी आपने पढ़ी। आवेश की जो विधियां हैं वो पढ़ी आपने। आवेशित करने की विधियां हैं, करने की जो विधि है वो आपने पढ़ी है। वो क्या क्या थी? एक तो था किसके वजह से, यानी कि बाय फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण द्वारा, यानी कि रगड़ करके, घर्षण के द्वारा पढ़ा आपने एक तो, घर्षण द्वारा। दूसरा था यानी कि जो कंडक्शन है, कंडक्शन की वजह से, यानी कि चालन से, यानी कि बाय कांटेक्ट, चालन द्वारा। और चालन, घर्षण तो क्या होता है? दो छड़, जैसे कांच की छड़ है, ठीक है, कांच की छड़ को
दूसरी छड़ के साथ एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, घर्षण है, तो घर्षण की वजह से आवेश आना, ठीक है। यहाँ पे चालन, चालन का मतलब है संपर्क में आकर के, बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट में अगर दो पदार्थ आते हैं उसकी वजह से अगर आवेश आ रहा है एक दूसरे में, आदान प्रदान हो रहा है, तो स्थानांतरण को क्या कहते हैं उसमें, चालन, चालन द्वारा आवेशित। तीसरा इसके अंदर था प्रेरण द्वारा, क्या होता है, प्रेरण द्वारा। तो इसके अंदर क्या होता है, ये तो क्या है, बाय फ्रिक्शन, ये क्या हो जाएगा, बाय फ्रिक्शन, ठीक है, कंडक्शन बाय, ये हो जाएगा बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन एक कांटेक्ट की वजह से है। ये विदाउट कांटेक्ट है, यानी कि बिना संपर्क के और एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के, यानी कि उनके जो ध्रुवीकरण हो जाता है, पदार्थों के अंदर व्यवहार के अंदर अंतर आ जाता है, आवेशित हो जाते हैं, या फिर ये हो जाएगा इसके अंदर बाय इंडक्शन, तो इसको क्या कहते हैं हम, प्रेरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके गुणधर्म थे, ठीक है। लेकिन अब जो चैप्टर, जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद में जो आपने पढ़ ली वो है कूलाम का नियम, ठीक है। वो क्या है, कूलाम का नियम, क्योंकि आवेश के मध्य, कोई जो आवेश होता है तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, वो बता चुके कि आकर्षण कब होता है, सेम चार्ज पे, क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी कि जो समान जो आवेश है उसमें तो प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों पे आकर्षण होता है, ठीक है। तो वो ये हो जाएगा इसके अंदर। अब हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम एवं उसका सदिश निरूपण। तो सबसे पहले हम कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण करते हैं। क्या करते हैं, गणितीय निरूपण। समझिए क्या है कूलाम का नियम। कूलाम का जो नियम है वो क्या कहता है, जैसे कोई दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश मान लीजिए ए, यानी कि Q1 है, यहाँ पे एक आवेश है, बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट पे एक स्थिर है एक तरह से। दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पे है, Q2 है, इनकी मध्य की दूरी है वो मान लीजिए R है। क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी R है। तो अब देखिए इन दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, क्यों दोनों इसलिए बोल रहा हूं कि वो तो इनकी प्रकृति पे निर्भर करेगा। अगर दोनों ये प्लस प्लस के हैं, ये प्लस का है तो ये प्लस का है, तो सेम चार्ज हो गया, ठीक है। समान आवेश में क्या हो जाएगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण हो जाएगा। हो सकता है ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, ये ऋणावेश होगा ये धनावेश है, तो उनकी वजह से ये क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, यानी कि आकर्षण बल हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये लिखेंगे कि विद्युत बल, ये क्या हो जाएगा, दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला है आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी कि विद्युत बल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये जो बल है, इन दोनों के मध्य बल लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या फिर रिपल्सन करें, आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो, तो वो क्या होगा, यानी कि कूलाम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों कौन कौन है, Q1 और Q2, ये दो बिंदु आवेश हैं, के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है, यानी कि एक तरह से विद्युत बल, या लिख सकते हैं विद्युत बल, क्या लिख सकते हैं, विद्युत बल, वो क्या होता है, दोनों आवेशों के, दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के, परिमाण यानी मापांक कितना है, इनका मान कितना है, ठीक है, वो देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना, हमें सिर्फ मात्रा देखनी, कितना कूलाम इस पे है, कितना इस पे, क्योंकि आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, यानी कि दोनों का गुणनफल अगर ज्यादा है
तो इनके मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है वो भी उतने ही मात्रा के साथ लगेगा, यानी ज्यादा होगा, ज्यादा है तो ठीक है। यानी कि ये किसने क्या बोला, गणित में लिखें तो इसके अंदर क्या है, F प्रोपोर्शनल Q1 गुणा Q2, ठीक है, Q1 गुणा Q2, ये हो गया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ये इसका पहला कथन था, पहला स्टेटमेंट इसका ये है। दूसरा कथन क्या है लिखेंगे, और जो बल है, यही बल यानी कि विद्युत जो बल है, जो विद्युत बल है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल, विद्युत बल, दूसरी जो कथन उसका विद्युत बल, उनके मध्य यानी कि बिंदु आवेशों के मध्य, इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे दूरी कितनी r ज्यादा है तो r का जो वर्ग है वो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो वर्ग यानी कि इसके अंदर ज्यादा होगा तो इनके मध्य बल भी ज्यादा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती ये जितनी डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो बल क्या हो जाएगा, कम रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे चुंबक के अंतर होता है, जैसे दूर ले जाएंगे चुंबक को तो उनके बीच का जो आकर्षण है या प्रतिकर्षण है वो वीक हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा तो इसमें प्रतिकर्षण और आकर्षण कमजोर हो जाएगा। तो वर्ग जैसे ज्यादा बढ़ेगा, जैसे बढ़ेगा तो बल है उसका मान कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा कथन ये कह रहा था, यहाँ पे F प्रोपोर्शनल, दूरी क्या है इसमें r, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r², ठीक है। अब दोनों कथनों को अगर मिला दें, तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों स्टेटमेंट को मिलाएं तो ये देखो प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल 1/r² के एक तरह से, तो ये हो जाएगा इसमें F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r², दोनों हो जाएगा भाई, ये तो इसके तो व्युत्क्रम आ जाएगा, ये समानुपाती में Q1 Q2 का मान अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो अगर ये बढ़े तब जब, यानी कि ये वाला मान है घटना चाहिए ज्यादा के लिए, ठीक है। इसकी कंडीशन में उल्टा है, अगर ये मान बढ़ गया तो ये F का मान घट जाएगा, अगर ये घट जाएगा, मान लीजिए ये घट गया तो ये वाला मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो F का जो मान है वो R के वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, और Q1 Q2 के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती, ठीक है। अब यहाँ पे समानुपात का जो चिन्ह हटेगा तो उसकी जगह क्या आएगा, स्थिरांक आएगा, हम नियतांक भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा चिन्ह, ये हो जाएगा K और Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे K है वो समानुपात स्थिरांक है, ठीक है, समानुपात स्थिरांक है। और इसका जो मान है निर्वात के लिए, इसका मान किसके लिए, निर्वात के लिए जो होगा, निर्वात के लिए या K का जो मान है यहाँ पे 1/4πε0 होता है, कितना होता है, 1/4πε0 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट मिला है और ये हमारे पास फॉर्मूला है, रिजल्ट आया F = K × Q1 Q2 अपॉन r², ये दोनों का गुणनफल है, इसमें प्लस माइनस शामिल नहीं है, अभी केवल परिमाण ले रहा है, इसमें दिशा नहीं दिखा रहा मैं, ये सिर्फ परिमाण, इसमें पता लगेगा बल का जो मान है वो मात्रक किसमें आएगा, न्यूटन में, कब आएगा, जब हम इसको MKS पद्धति में सारे मात्रकों को लेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे आगे देखिए, इसके अंदर कुछ सिमिलरिटी है, जैसे 11 देखिए यहाँ तक हमने पूछा है इसको, F = क्या हो गया इसके अंदर, K Q1 Q2 अपॉन r², आपको याद रखने के लिए सिमिलरिटी बता रहा हूँ, समानता किस वाले कौन से नियम के साथ में, 11th क्लास में आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ा था, यानी कि दो पिंड होते हैं, ध्यान दो, मैं थोड़ा आपको इधर ले जा रहा हूँ, m1 द्रव्यमान है, दूसरे पिंड का कितना द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता था, सेम वही कंडीशन है, F प्रोपोर्शनल है वो किसके होता था, m1 m2 के, यानी कि दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपात होता था, और गुरुत्वाकर्षण
व्युत्क्रमानुपाती होता था, दोनों जो पिंड है उनके मध्य जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो ये हो जाए, ठीक है। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण की भी सेम यही कंडीशन है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना था उस समय, ये होता था यहाँ पे प्रोपोर्शनल बन जाएगा, कितना हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सेम वही कंडीशन है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों फर्स्ट और सेकंड से ये आ गया। और यहाँ पे जैसे समानुपात का नियतांक लगाएंगे तो वहां पे आ गया था g, जिसको हम लिखा था गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर मैं आपको सिमिलरिटी बता रहा था। अब देखो ये वाला फॉर्मूला देखो और ये देखो, F के स्थान पे F है, ये कौन सा बल है, ये विद्युत बल है, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, दो आवेशों का, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। ये क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल है, दो पिंडों के मध्य क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। जो यहाँ पे एक नियतांक है, यहाँ पे भी एक नियतांक है। यहाँ पे Q1 Q2 थे, दो बिंदु आवेश है, यहाँ पे दो पिंड है। ये R वही है, इन दोनों की मध्य की दूरी है R, इन दोनों की मध्य की दूरी R है। तो ये याद रखने का अच्छा तरीका है कि इसमें समानता किससे होती है, गुरुत्वाकर्षण बल से होती है, ठीक है। अब देखिए बेटे, अभी हमने K का जो मान लिखा है, K क्या है यहाँ पे, K यहाँ पे क्या है, स्थिरांक है। और जो मान लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है मैंने, K का जो मान है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो होती है वो होती है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है, एप्सिलॉन जो 0 है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है। और जो इसका जो मान होता है, ये देखो K का जो मान और विद्युतशीलता का मान अलग होता है। यहाँ पे जो K का जो मान है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जिस G का मान था, तो K का मान तो यहाँ होता है कितना, 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे मात्रक कैसे निकालते हैं भाई K का, अगर K का जो मात्रक है, देखो फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, F बराबर K × Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। मात्रक भी किससे निकलते हैं, फॉर्मूले से निकलते हैं, परिभाषा भी फॉर्मूले से बनती है और विमा भी फॉर्मूले से बनती है, ठीक है। तो मात्रक याद करें K का, तो F × R स्क्वायर, K का मान निकालें तो K बराबर कितना हो जाएगा, F R स्क्वायर बटा में किसके हो जाएगा, Q1 Q2। अब बताइए MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और दूरी क्या, मीटर, तो न्यूटन और ये R स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कूलाम गुणा कूलाम, इनका जो मात्रक है आवेश का, तो कूलाम का वर्ग, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वर्ग। ये यूनिट इसलिए आया F R स्क्वायर बटा Q1 Q2, ये मात्रक किससे बना है, ठीक है। तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसके बाद जो विद्युतशीलता होती है, इसके अंदर जो मान है इसका होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की जो पावर -12 कूलाम का वर्ग बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान होता है इसका। ये किसका मान होता है, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। इसके बाद देखिए, विद्युतशीलता निर्वात की ये होती है, ऐसे अलग अलग माध्यम की सभी में अलग अलग होती है। ये तो जो लिखा था ये बल है, वो निर्वात के लिए है। निर्वात के लिए क्या था, निर्वात के लिए तो क्या लिख दिया हमने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन माध्यम के लिए, तो अब इसके बाद लिखेंगे माध्यम के लिए, इसके लिखेंगे माध्यम के लिए। निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम है, हवा है, पानी है, जो आसुत जल है, ग्लिसरीन है, ठीक है, कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है, सुचालक है कोई, तो उनके लिए माध्यम के लिए जो है वो अलग होगा। तो वो डिपेंड, उसमें चीज बदल क्या जाएगी, उसमें केवल ये बदल जाएगा, जो विद्युतशीलता है वो निर्वात के ना लिख करके माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगा। हम इसको F नोट भी बोल सकते हैं, इसको। अब माध्यम के लिए होगा FM, M फॉर मीडियम, M क्या है, मीडियम के लिए। माध्यम के लिए जो बल होगा तो ये होगा Q1 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन जो 0 है ना, उसकी जगह लिख रहा हूं केवल एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या हो जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता, बाकी वही रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे एप्सिलॉन जो है यहाँ पे वो होगी माध्यम
की विद्युतशीलता। अब वो क्या हो सर वैल्यू लिखो, तो सभी माध्यम की अलग अलग होती है भाई, जल की अलग होती है, ग्लिसरीन की अलग होती है, तो ये डिपेंड करेगा किसमें, माध्यम पे निर्भर करेगा ये मान है, क्योंकि सभी माध्यम की अलग अलग विद्युतशीलता होती है। जैसे निर्वात में एक तरह से माध्यम था, तो निर्वात की तो फिक्स होती है, ऐसे अलग अलग है सबकी, ठीक है। तो अब ये जो मान है ये आ गया आपका माध्यम के लिए, ये जो मान था वो किसके लिए था, ये मान किसके लिए था, निर्वात के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो समीकरण 1 2 तक हो गया था, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 3 हो गया, और ये समीकरण 4 हो गया। आया समझ में। अब इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वो आता है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है। देखो यहां तक समझ में आया। हाँ, इसके बाद देखो, इसके बाद देखिए परावैद्युतांक। तो इसलिए सारे फॉर्मूले और यानी डेफिनेशन और सारे नियम अगर याद होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। फॉर्मूले से ही क्या बनता है, मात्रक बनता है, और फॉर्मूले से ही क्या बनता है, विमा बनती है, डेफिनेशन बनती है, यानी कि सूत्र जरूरी है याद करना, ठीक है। अब देखो टॉपिक है परावैद्युतांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो है, ये जो परावैद्युतांक इसको कहते हैं आपेक्षिक, इसका दूसरा नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो ये होगी आपेक्षिक, कहते हैं इसमें रिलेटिव, क्या कहते हैं, रिलेटिव, और ये होगी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी परमिशन से, यानी कि विद्युत कितनी सह पाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, विद्युत से जो परावैद्युतांक है ये अनुपात को कहते हैं, किस किस के अनुपात को कहते हैं, तो परावैद्युतांक क्या होता है, निर्वात के लिए विद्युत बल व माध्यम के लिए विद्युत बल के अनुपात को, ये तो किसकी परिभाषा होगी, के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। अब अनुपात की बात की है तो इसको डिनोट करते हैं, यहां पे लिखेंगे इसे एप्सिलॉन आर से निरूपित करते हैं, वो एप्सिलॉन आर क्यों आया, क्योंकि मैंने दूसरा नाम भी दिया है बेटे, देखो रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, तो आर है, आर को रिलेटिव, ठीक है, और ये विद्युतशीलता है, तो निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। अब देखो परिभाषा में हमने क्या लिखा है कि ऊपर तो क्या आएगा, देखो अंश में क्या आएगा, निर्वात के लिए जो विद्युत बल है, निर्वात के लिए और माध्यम के लिए, यहाँ पे निर्वात के लिए है, यानी कि परावैद्युतांक परिभाषा अनुसार क्या होगा, F बटा FM। F क्या है, यहाँ पे निर्वात के लिए जो विद्युत बल था, FM क्या है, माध्यम के लिए विद्युत बल है। तो इनके जो मान है वो अभी दिखा था समीकरण 3 व 4 में, तो लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से मान रखिए। F का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये मान था F का। ये बीच वाला लाइन है तो इसमें भाग देना हमें किसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है बेटे। अंश में हर में सब कुछ समान है, लेकिन अंतर क्या है, एप्सिलॉन नॉट है इसके हर में क्या है, एप्सिलॉन, तो सब कुछ कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेकिन अंतर क्या आया,
ऊपर केवल ये बचा, ऊपर बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा ऊपर, तो नीचे क्या बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन बचा, यही तो बचा, देखो 1 बचा, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन नॉट बचा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन r बराबर किसके बराबर आएगा, देखो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया, ठीक है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के। तो विद्युतशीलता की अगर कंडीशन में बात करें, परिभाषा एक और बन गई है, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसमें दो डेफिनेशन बन गई है, ठीक है। तो ये जो नियम आ गया इसमें, ये आ गया इसके अंदर, इसलिए निर्वात की, यहाँ पे देखो माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटा किसके, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एक कॉमन बात करें, ठीक है, ये आ गया इसके अंदर, ये रिजल्ट आया है। तो अब इसके अंदर टोटल जो कॉमन बात करें वो क्या होगी, देखो कॉमन बात इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट लिया करो या फिर इसको साथ साथ नोट किया करो समझ के, ठीक है। परावैद्युतांक का जो रियल जो आया अपने पास रिजल्ट आया वो क्या आया, एक डेफिनेशन तो हमने क्या की थी, ये स्टार्टिंग हमने यहां से किया था Fm बटा F से, यहां से स्टार्ट किया था, फिर लास्ट में रिजल्ट क्या आया हमारा, रिजल्ट आया ऊपर यहाँ अपनी F अपॉन Fm था और ऊपर आया F यहाँ पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट से आया, ठीक है। यानी कि अगर बल की बात करें तो अंश में क्या आएगा, निर्वात का बल, नीचे माध्यम का बल। विद्युतशीलता का उल्टा हो जाएगा, यानी कि विद्युतशीलता किसके आएगी, ऊपर माध्यम की, नीचे आएगी उसकी किसकी आएगी, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये आ गया इसके कॉमन, यानी कि दो डेफिनेशन से बना सकते हैं। अब ये बताओ इसका मात्रा कुछ होगा क्या, देखो अगर इसी कंडीशन में तो बल किस में लगता है, देखो बल का जो एमकेएस पद्धति में न्यूटन, ये भी है न्यूटन, तो ये न्यूटन और न्यूटन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अंश का भी मात्रक वही है, हर का मात्रक भी वही है, तो जो ओवरऑल मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, मात्रकहीन हो गया, मात्रकहीन नहीं है तो विमा भी नहीं है, इधर भी इसकी जो मात्रक है उस नीचे का सेम सेम होगा यूनिट, ठीक है। तो जैसे प्रतिबार जैसे विकृति आपने पढ़ी थी सेम उसी तरीके से, तो यह क्या है, एक विमाहीन, यह एक विमाहीन और मात्रकहीन, विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। और यह जो एप्सिलॉन है यानी कि इसका जो मान है वो सभी माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, सभी माध्यम के लिए अलग अलग होता है। तो इसके कुछ मान में लिखा रहा हूं उसके अंदर, ठीक है। इधर तो लिख देते हैं इसमें माध्यम, इधर तो क्या लिख देते हैं माध्यम, और इधर इसका जो इनके जो मान है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक वो अलग अलग होता है। जैसे पहला ले लिया हम आसुत जल, ठीक है, आसवन विधि से जो शुद्ध किया गया जल है आसुत जल, उसके लिए कितना होता है इसका मान 80 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 80 के बराबर आता है, ठीक है। और अगर कोई सुचालक है, कैसा सुचालक, सुचालक क्या होता है जिसके अंदर हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। तो सुचालक में कितना होता है, सुचालक में होता है अनंत, कितना होता है अनंत, लिख देता हूं यहाँ पे अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। और उसके बाद जो हवा के लिए होता है, वायु भी एक माध्यम है, तो हवा के लिए होता है इसके अंदर, हवा के लिए 1.000059, क्योंकि मात्रक तो कुछ होगा ही नहीं, मात्रकहीन है ये राशि, ठीक है। तो ऐसे सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे ग्लिसरीन हो गया तो ग्लिसरीन के लिए कितना हो जाएगा, ग्लिसरीन के लिए 42.5। तो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग इसका मान होता है। तो ये क्या है इसके अंदर,
ये था कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण। अगला टॉपिक हम करेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तब तक ये करें। ठीक है, थैंक यू।